बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम अलैकुम एंड जुले। मैं मोहम्मद जावेद आप लोगों का फिर से एक बार करगिल डिजिटल क्लासरूम लेक्चर सीरीज़ में खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और इस सीरीज़ में हम जो है पहले लेक्चर्स में हम आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस करा रहे थे और इसका एक मेजर पोर्शन हमने ऑलरेडी आप लोगों को पहले लेक्चर्स में कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दहानी कराऊंगा और उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आप लोगों को हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ाए हैं, केमिकल इक्वेशंस पढ़ाए हैं, केमिकल इक्वेशंस में उसके बैलेंस्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ाया है और केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है ये आपको हमने करा के दिखाया है। और इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है वो हमने आपको बताया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने बताया। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो CBSE आपके सिलेबस में है क्लास 10 का, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यानी ये पूरा पोर्शन हमारा पहले सीरीज़ में कंप्लीट हुआ था। तो आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो आखिरी केमिकल रिएक्शन है वो आपको कराने जा रहे हैं। वो है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है मैं आपको समझाऊं। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी तरह लॉस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन लॉस होता है या रिमूव होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। और दूसरी तरह अगर हम दूसरा डिफिनेशन ऑक्सीडेशन का ये देखें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा डिफिनीशन आपको पता चला। अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर हमें किसी रिएक्शन में देखने को मिले तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉपर है। जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कॉपर ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड तभी बना क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड को हम जब हीट करके हाइड्रोजन गैस इसमें पास करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा और क्या बन जाएगा, H2O, वाटर, और आपका एज ए प्रोडक्ट कॉपर निकल गया। तो यहाँ आप लोग अच्छी तरह देखो, इस रिएक्शन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। यहाँ जो हमारा रिएक्टेंट क्या था, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड अब चेंज किस में हो गया, एज ए प्रोडक्ट कॉपर में। तो यहाँ देखो कॉपर रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ सीधा आपको पता चलता है यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर, यानी ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट वाटर बना और यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जो हमने ऑलरेडी आपको डिफिनीशन में बताया था। तो आपको रिएक्शन के साथ समझ में आया, यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जो हमारी लास्ट रिएक्शन है। RD stands for reduction and OX stands for oxidation. So those reaction where oxidation and reduction take place simultaneously, such types of reaction is known as redox reaction. ये एक आपको एग्जाम्पल है। मैं और एक एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाऊंगा। ये आपका ZNO जिंक ऑक्साइड,
जब इसका कार्बन के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है देखेंगे। ये कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ हमारा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट बना और दूसरा प्रोडक्ट हमारा जिंक। अब यहाँ आप देख सकते हो ये आपका जिंक है, जिंक ऑक्साइड, ये देख सकते हो। रिएक्टेंट में आपका सब्सटेंस क्या था, जिंक ऑक्साइड। अब प्रोडक्ट में क्या है, जिंक है। तो आप देख रहे हो जिंक ऑक्साइड से जिंक क्या हो गया है, लॉस हो गया है, रिमूव हो गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। लेकिन कार्बन में देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट में आपका कार्बन था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया है यार, ऐड हुआ है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये इस रिएक्शन में आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है, बैक वक्त हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया, दोस रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों हमारे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ हमने ऑक्सीजन का रिमूव और ऑक्सीजन का एडिशन दिखा के हमने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाया है। अब हम हाइड्रोजन का एक दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ देख लीजिए आप, ये आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इसका रिएक्शन होता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लोरीन हैलोजन है, मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, ये सल्फेट को यहाँ से रिमूव कराता है और हाइड्रोजन के साथ एज ए HCl आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ क्या निकला आपका, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो पहले वाला केस में आपका सब्सटेंस क्या है, H2S। H2S एज ए प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट H2S था, अब प्रोडक्ट आपका क्या आया, S, यानी हाइड्रोजन लूज हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन जब आपका रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन है, यहाँ पर HCl में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर आपका एडिशन हुआ, किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं सॉरी, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस रिएक्शन में भी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है साथ में देखने को मिल रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन थी। और इसमें और एक चीज़ आपको समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आपने समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, सबस्टेंस व्हिच कॉज ऑक्सीडेशन। सबस्टेंस व्हिच कॉज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कराता है उस सबस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे डियर वो सबस्टेंस जो रिडक्शन कराता हो। क्या कराता हो, रिडक्शन। अब जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसमें हम देखेंगे, अभी चलो ये इस एग्जाम्पल के जरिए हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो कार्बन क्या, मैंने पहले ही आपको अर्ज किया, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है ना, यानी इसने लूज कराया, यानी रिडक्शन कराया। किसका रिडक्शन कराया, जिंक ऑक्साइड का, है ना। तो कार्बन ने रिडक्शन कराया, क्या कराया, रिडक्शन कराया। तो आपका कार्बन, जबकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, भाई यहाँ तो कार्बन O यानी CO यहाँ पर ऐड हो रहा है, लेकिन सर ने यहाँ पर इसको रिड्यूसिंग एजेंट नाम दिया। लेकिन आप ये बात याद रखो, कार्बन में बेशक यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लेकिन कार्बन खुद ने क्या किया है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड से रिडक्शन कराया है। तो इसका रिडक्शन हुआ है, तो इसने काज कराया रिडक्शन। तो इसलिए कार्बन हमारा क्या है, कार्बन हमारा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कार्बन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग, क्योंकि कार्बन ने क्या कराया, रिडक्शन कराया है जिंक ऑक्साइड का। इसी तरह जिंक ऑक्साइड ने प्रोवाइड किया क्या, ऑक्सीजन, किसको,
कार्बन को, तो इसने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। तो इसलिए आपका जिंक ऑक्साइड, में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, जिंक ऑक्साइड हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह आपको सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सबस्टेंस रिड्यूस हुआ, कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सबस्टेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डिफरेंस आपको रिएक्शनें दिए जाते हैं, तो आप इजीली इस तरह से आप कर सकते हो। तो आज हमारा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पोर्शन क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हमारे सिलेबस में एक ही टॉपिक बचता है, वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन का तो बहुत इफेक्ट है। अभी देखो हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन, है ना, कंबशन ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मखसूस दो टर्म्स आपको सिलेबस में दिखाया गया है, मैं उसी को पढ़ाऊंगा, और वो दोनों आपके डैमेजिंग इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है, डैमेजिंग इफेक्ट, ऑक्सीडेशन के डैमेजिंग इफेक्ट। डैमेजिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट है। यानी क्या डैमेजिंग इफेक्ट है कि ऑक्सीडेशन से आपके मेटल पर भी असर पड़ता है और ऑक्सीडेशन से आपके फुट पर भी असर पड़ता है। तो इन दोनों को आपके सिलेबस में जगह दी गई है 10th क्लास के लिए, तो मैं आपके सिलेबस के हिसाब से कराते जा रहा हूं। अदरवाइज मैं पूरा अगर डिस्कस करते जाऊंगा तो काफ़ी हमारा लंबा हो जाएगा। तो अगर मेटल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट जो है आपके मेटल एज वेल एज फुट पर है, और जो मेटल पर जो इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का उसे हम कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, कोरोजन। और फुट पर जो ऑक्सीडेशन का डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। तो कितने इफेक्ट हो गए आपको, दो इफेक्ट, एक कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। ये हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको कोरोजन थोड़ा अच्छी तरह पढ़ाता चलूं। कोरोजन, तो कोरोजन किसे कहते हैं, द प्रोसेस, द ग्रेजुअली मीन आहिस्ते आहिस्ते, ये स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ air and moisture is called कोरोजन। यानी मेटल का आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, जब हम मेटल को एक्सपोज करके रखते हैं या मेटल कांटेक्ट में आता है आयर के या मॉइस्चर के, तो मेटल आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जाता है। ख़त्म क्यों हो जाता है, मेटल जो है कन्वर्ट हो सकता है आपके कार्बोनेट में, ऑक्साइड में, सल्फाइड में, तो उससे उसकी लाइफ, उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म होते जाती है। जैसे आप देख रहे हो सिल्वर की अगर हम मिसाल ले लेंगे, सिल्वर तो वो थोड़ा नॉन रिएक्टिव मेटल है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारा उसके साथ जब कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका कलर आस्ते आस्ते टर्निशिंग होने लगता है। इसी तरह सबसे जो हमारे लिए आम ऑब्जर्वेबल एक कोरोजन है वो है हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये एक कॉमन एग्जांपल है हमारी कोरोजन की। और रस्टिंग ऑफ आयरन किस मेटल में होता है, ये आपके आयरन में होता है, ठीक है ना, आयरन में होता है। क्या होता है आप लोग अच्छी तरह देखो, ये आपका आयरन है, ये मान के चलो एक आपका आयरन है, ठीक है। जब ये आयरन आयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, O2 आयर के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है H2O, ये जो आपका Fe आयरन है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या आयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये आयरन हाइड्रेटेड ऑक्साइड में कन्वर्टेड हो जाता है। ये जो है आस्ते आस्ते क्या हो जाता है, ये एक रस्ट जिसे हम कहते हैं, आयरन हाइड्रेटेड ऑक्साइड में क्या हो जाता है, ये कन्वर्टेड हो जाता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये एक फ्लैकी सबस्टेंस है, जब आप छू लोगे वो क्या होता है, आस्ते आस्ते ब्रेक होते जाता है। जो आपका आयरन कुछ टाइम पहले इतना था, अब वो
इतना ही रहेगा। तो इस तरह से उसकी लाइफ, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती जाती है, ख़त्म होती जाती है। तो इस तरह से मेटल का आहिस्ते 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 ख़त्म होने को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखो, ये आपका आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तभी तो क्या हो गया, कोरोजन हो गया। लेकिन इस कोरिजन अभी हम अक्सर और बेशतर देखते हैं, हम जब हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, और आयरन का बड़ा ही हमारे इर्द गिर्द इम्पॉर्टेंट है। अभी जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं, या हमारे ब्रिज हैं, या हमारे स्कूलों में या घरों में हमारे ग्रिल्स लगे हुए हैं, वो पूरे आयरन्स के बने होते हैं। लेकिन और हम सब जानते हैं कि चाहे ब्रिज हो या हमारे ग्रिल्स हो, वो ओपनली होते हैं, उनमें आपका हवा भी लगना है, आपका पानी भी लगना है, तो जाहिर सी बात है उसमें रस्टिंग यानी कोरोजन हो सकती है। तो हम क्या स्टेप ले सकते हैं कि इस कोरोजन को हम बचाएं? तो स्टेप्स फॉर कोरोजन, तो हम ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि भाई कोरोजन हो रहा है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। तो आपके सिलेबस में कुछ स्टेप्स आपको यहाँ समझाए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पेंटिंग। दूसरा स्टेप है आपका ऑयलिंग ऑब्लिक ग्रीजिंग। तीसरा है आपका गैल्वनाइजेशन। तो हम इसके एक को अच्छी तरह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैं अपने लेवल पर मैं समझता हूँ कि ये जो पेंटिंग एंड ऑयलिंग है, ये आपका बैरियर मेथड है, ठीक है। और ये जो आपका गैल्वनाइजेशन है, इसको मैं कहूँगा सैक्रिफिशियल मेथड, ठीक है डियर, सैक्रिफिशियल मेथड। क्यों? देखो, अब देखो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये आपका आयरन का पीस है, ठीक है, कहीं ब्रिज विच आपका आयरन का बना हुआ है। और आप देखते होंगे जब भी आप किसी ब्रिज से गुजरते होंगे आयरन का बना हुआ, वहाँ पेंट किया हुआ होगा। तो जब हम यहाँ पेंट करते हैं तो पेंट से क्या हो गया, एक बैरियर आया, एक रुकावट आया, किस और किसके बीच में, आपका मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। एयर और मॉइस्चर के बीच में एयर और मॉइस्चर और आपका मेटल के बीच में एक बैरियर आया, और वो बैरियर क्या है, आपका पेंट है। अब आपका हवा डायरेक्ट कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में आ गई, पेंट के आ गई, आपके मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ गई। आपका मॉइस्चर किसके कांटेक्ट में आ गया, आपके पेंट के कांटेक्ट में आ गया, मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ गया। तो इससे आप जो है थोड़ा लाइफ अपने मेटल का बचा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इससे ये मेथड एक है जिससे आपका कोरिजन क्या हो सकता है, कोरिजन जो है प्रिवेंट हो सकती है। स्टेप फॉर प्रिवेंट कोरिजन है ना, प्रिवेंटिंग कोरिजन, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा ऑयलिंग, हम सब जानते हैं ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है ना। तो इसीलिए जब आप किसी आयरन आर्टिकल्स को क्या करते हो, ऑयलिंग करते हो, ठीक है, ऑयलिंग करते हो या ग्रीजिंग करते हो, तो फिर वो आपका आयर और मेटल के बीच में वो ये आपका आयर और मेटल के बीच में जो ऑयल है वो आपके बीच में आएगा एज ए बैरियर। तो उससे आपकी कोरिजन जो है प्रिवेंट हो सकती है। तो ये दो मेथड हो गए। तीसरा गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन को आप समझो, गैल्वनाइजेशन को मैंने क्या कहा, सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड इसलिए कहा है, देखो डियर, ये आपका आयरन मेटल है। अगर आयरन मेटल पर आप डिपॉजिट करोगे जिंक लायर, दूसरा एक मेटल का क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो उसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। और गैल्वनाइजेशन इज डिपॉजिट ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन मेटल। तो जो आपका मेन मेटल था, आयरन मेटल था, जिसको आपने बचाना है, उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करते हो, लायरिंग करते हो, तो उसे हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका आयरन है, जो मैंने ब्लैक से आपको दिखाया गया, मान चलो ये आपका आयरन है। अब जो मैंने रेड से दिखाया गया है, ये हमने कोटिंग किया है, डिपॉजिट किया है लायर किसका, जिंक का। तो हो गया ना, जिंक भी तो मेटल है, तो जिंक का हमने कोटिंग किया किसको बचाने के लिए, आयरन को। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोगों को, सैक्रिफिशियल मेथड लिखा गया है। तो ये है आपका गैल्वनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का, जो आपके सिलेबस में पहला वाला जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो कोरिजन है। तो कोरिजन मैंने पहले ही अर्ज किया, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ
आयर एंड मॉइस्चर, है ना। और उसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं, और भी तरीके हैं। आपका एलाइन से भी इसको क्या कर सकते हो आप, जो है कोलिजन को जो है क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरा हमारा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? ये फुट की एक कंडीशन होती है, बिलखुसूस कौन सा फुट? आयल और फैट कंटेनिंग। और हम अक्सर व बेशतर हमारे घरों में देखते हैं, ज़्यादातर हमारे खाने में जो आयल या फैट तो ज़रूर होता है। और जब आयल या फैट कंटेनिंग फूड जो है उनका ऑक्सीडेशन होता है या वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उनमें जो है एक अनप्लेजेंट स्मेल या अनप्लेजेंट टेस्ट उनका हो जाता है, यानी वो आपका खाना रेंसिड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिड का मतलब स्टेल है, बासी हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो ये हो गया रेंसिडिटी। द कंडीशन हम लिख सकते हैं, द कंडीशन in the food, the condition in the food containing oil and fat due to oxidation make it unpleasant smell and taste are called rancidity। यानी फूड ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में एक ऐसी कंडीशन आना ऑक्सीडेशन की वजह से, उसका स्मेल अनप्लेजेंट हो जाता है, टेस्ट अनप्लेजेंट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। शॉर्टकट में रेंसिडिटी का मतलब हो गया स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी आपका खाना क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करें? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि आप इसमें ऐड कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट्स मींस ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, तो जिससे आपका खाना जो है काफ़ी टाइम के लिए जो है क्या हो सकता है? प्रिवेंट हो जाता है रेंसिड होने से। दूसरा तरीका है कि आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। रेफ्रिजरेटर में ऑयल कंटेनिंग फूड को जब आप व्हेन यू कीप इन ए रेफ्रिजरेटर, इट रिटार्ड्स, ये क्या करेगी? आपका रिटार्ड्स यानी रिटार्ड्स करेगी रेंसिडिटी को। रेंसिडिटी को काफ़ी टाइम के लिए डिफ़र करेगी, जल्दी रेंसिड होने खाने को नहीं देगी, क्योंकि आप सब जानते हैं रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, और टेम्परेचर जब लो होता है तो रिएक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन फिर काफ़ी टाइम लगेगा उसको ऑक्सीडेशन होने में, उससे आपका खाना जो है रेंसिड होने से क्या हो सकता है? रिटार्ड हो सकता है। तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि आप सब अभी मार्केट्स में देखते होंगे, आपने चिप्स देखा होगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आपका थैला है, ये थैले में आपने चिप्स वगैरह देखे होंगे, ये चिप्स वगैरह देखे होंगे, और उन चिप्स थोड़ा ही होता है लेकिन पूरा उसमें क्या भरा हुआ होता है? गैस भरा हुआ होता है। वो गैस होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। अब ये नाइट्रोजन गैस, इसीलिए आप जब भी मार्केट जाओगे डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जो सुखड़ा हुआ होगा, फुला हुआ जो है चिप्स वगैरह का पैकेट ले लेना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस होने की वजह से अब क्या हो जाता है? ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है नाइट्रोजन गैस से जब फिलअप हुआ होगा तो फिर आयर जो एटमॉस्फेरिक आयर है, जो हमारा ऑक्सीजन है, वो और फूड के बीच में सॉरी नाइट्रोजन जो है एक बैरियर एक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। इससे आपका खाना जो है रेंसिड होने से काफ़ी टाइम के लिए बच जाता है। सॉरी, तो ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें जो है फूड में पैकिंग करना भी एक तरीका है।
उसके बाद चौथा तरीका है एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर आप क्या करोगे, जो आपका खाना है, जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, उसको एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर, बिल्कुल टाइट कंटेनर में अगर डाल दोगे तो वहाँ ऑक्सीजन का जाने की पॉसिबिलिटी कम होगी और आपका खाना जो है रेंसिट होने से बच सकता है। तो इस तरीके से आप जो है कोरिजन और रेंसिडिटी को होने से जो है प्रिवेंट कर सकते हो। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आज हमारा जो केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशन है इसका पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हुआ है। तो होप आप लोगों को अंडरस्टैंड आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसमें कोई डिफ़िकल्टी लगी होगी या समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ जो है हमें जो है इनबॉक्स कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके उस क्वेरीज के जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। और एक डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने जा रहा हूँ, वो है ऑनलाइन लैब के बारे में या ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट के बारे में। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं हमारे फार-फ्लंग एरिया में होते हैं जिनमें इक्विपमेंट्स की या लेबॉर्ट्री में जो ज़रूरत होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल्स की, उनकी अदम दस्तयाबी यानी कमी होती है। उस कमी होने की वजह से पूरा बच्चे एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाते हैं। ये फार फ्लंग एरिया की बात है। अगर मान के चलो, अगर हम कोई सिटीज़ की ही अगर बात करें, सिटीज़ में के स्कूलों में रोल बहुत होता है बच्चों का। कम से कम एक क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे का रोल हो सकता है। तो उन बच्चों के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है टीचर कि हर किसी को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करे, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करा सके, है ना। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं एक लैब में अगर हम बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 या 25 बच्चों तक साथ में बैठा पाएंगे। फिर उस गैप को ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फ़ंड किया हुआ है अमृता यूनिवर्सिटी के लिए। और अमृता यूनिवर्सिटी ने एक ओ लैब यानी ऑनलाइन लैब जो है डेवलप किया है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। और इसमें क्या फ़ायदा है इस ओस लैब का, इसमें हर कोई एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा दिखाता चलो, और इसका एक्सेस भी बहुत इजी है। आप क्या कर सकते हो, आप सीधा आप क्या करोगे, आप जो ही आप गूगल में जाओगे, वहाँ जो ही आप ओ लैब सर्च करोगे तो इस तरह का आपको आएगा www.olabs.edu.in। इस पर जो ही क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे चैप्टर का, मैंने पहले ही आप लोगों से अलग किया था, ओ लैब्स यानी ऑनलाइन लैब्स फंडेड बाय MITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज, साइंस और अनगिनत सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और एक स्टूडेंट को राइट रिसोर्स का पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या हुआ है, जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फंडेड किया होगा तो इसको अच्छी तरह मॉनिटरिंग भी किया होगा, तो ये हमारे लिए एक राइट रिसोर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का आप जो है क्लिक करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। अभी हमारा चैप्टर हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट किया है, तो वो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, हम क्लिक करेंगे। जो ही केमिस्ट्री पर ही हम क्लिक करते हैं तो पहले क्लास 12, क्योंकि ये 9 to क्लास 12 के लिए ज़्यादातर इसमें दिया गया है। देखो 9 की 12 क्लास के आप देख सकते हो कितने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट यहाँ दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्लास 11 के लिए स्टेप वाइज आप देख सकते हो। इसी तरह क्लास 10 के, अभी हम क्लास 10 पढ़ रहे हैं, तो देखो अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर्स में कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया हुआ है। तो बहुत ईजी तरह कोई भी टॉपिक आपको लगेगा आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, या मिसाल के तौर पर ये रियल लैब के लिए भी बड़ा फ़ायदा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें रियल लैब के भी प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह दिए गए हैं। आप जो ही देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्लिक किया तो यहाँ ऊपर आपको देखते हो, देखो थ्योरी में आपको पूरा जितना भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर आपको नोट्स की, स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, पूरा डिटेल में देखो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। रिएक्शन बुक, थर्मल डिकम्पोजिशन देखो पूरा। इसी तरह फिर उसके बाद आप
प्रोसीजर में क्लिक करते हो, प्रोसीजर में आपको क्या दिया गया है? प्रोसीजर हमें ज़रूरत पड़ता है जब हम हैंड ऑन एक्टिविटी करते हैं, लैब में जाते हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट इसका क्या है, आपको रियल लैब प्रोसीजर और वर्चुअल लैब प्रोसीजर दोनों दिखाए गए हैं। तो आप लोग पहले ही फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विपमेंट्स के लिए और मटेरियल के लिए आप लोग अवेयर हो कि अगर रियल लैब में भी करने जाओगे आपको बहुत ईजी होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको कैसे क्या करना है दिया गया है। उसके बाद एनिमेशन में हम एक एनिमेशन में प्ले करके भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ एनिमेशन दिखाए गए हैं वीडियो से, और सिमुलेटर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। सिमुलेटर इसलिए अच्छा लगा, देखो सिमुलेटर पर जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप लोग जो है ड्रैग करके, जिस तरह छोटे बच्चे गेम करके खेलते हैं इसी तरह आप लोग देखो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोज में जो ही क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ फेरस सल्फेट पर मैंने क्लिक किया, देखो फेरस सल्फेट देखो जिसका कलर ग्रीन है, फिर उसको हम ड्रैग करके देखो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। फिर यहाँ इसमें नोब पर हम क्लिक करके यहाँ पर लाइट जला करके इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कोई भी टॉपिक जो है हम जो है इजीली इसके ज़रिए जो है आप लोग कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया होगा आप लोग यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का अगर कोई हम एनिमेशन करना चाहेंगे, वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा इसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट भी अपने लेवल पर कर सकते हो, खुद अपने हाथों से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक देखो आप जो ही एनिमेशन पर क्लिक करोगे, वीडियो पर क्लिक करोगे, देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर पहले आप एनिमेशन को भी देख सकते हो इस तरह से, है ना। और साथ में आप बाद में सिमुलेटर के ज़रिए खुद अपने हाथ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको रियल लैब का भी मौका मिला तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, आराम से मज़े से रियल लैब में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह पहले से ही आप लोग लैब में जाने से पहले फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जा सकते हो। और इस गैप को जो बच्चों का हैंड ऑन एक्टिविटी नहीं कर सकते, इस चीज़ के लिए ओ लैब जो है आपके लिए डेवलप किया गया है, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। थैंक यू डियर स्टूडेंट। और एक सीरीज़ के साथ हम फिर आएंगे, जब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon